नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि भारत में बैड बॉय बिलियनियर्स की इमेज को सबके सामने खोल कर रखती है और यह बताती है कि किस प्रकार से नियमों के बीच से लोग नियम निकाल करके अपने मुनाफे को कमाते आए हैं। आज के सेशन में जहां पर आपने एक और बैड बॉय बिलियनियर्स में हमारे साथ में सहारा स्कैम की चर्चा कर ली है, इसके साथ साथ आपने सत्यम स्कैंडल की चर्चा कर ली है। आज हम ऐसे ही एक और स्कैंडल की आपके साथ चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम नीरव मोदी है। जी हां साथियों, यह नीरव मोदी केवल नाम नहीं है, इस व्यक्ति ने अपने नाम को ब्रांड के नाम से भी बनवाया था। जिस प्रकार से आप कंपनियों में सुब्रत रॉय सहारा के अंदर सहारा नाम को ब्रांड देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही नीरव मोदी ने अपने ही नाम को ब्रांड बनाया था। जैसे आप में से बहुत सारे लोग तरह तरह के एप्पल, सैमसंग, माइक्रोफोन, ये जितनी भी कंपनियों के नाम सुनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसे ही नीरव मोदी एक ब्रांड था। और इसकी शुरुआत कब से और कैसे हुई वो तो हम बताएंगे ही, और कैसे यह पीएनबी के साथ में 11,500 करोड़ का चपत लगाकर फरार हुआ वो भी चर्चा करेंगे। और आज इसके बुरे सपने में क्या आता है, असल मायने में पहले ही बता देता हूं, इसके सपने में आता है कि यह फांसी लगा लेगा यदि इंडिया की जेलों में बंद हो गया तो। और इस आधार पर यह साइकेट्रिस्ट के साथ में इन दिनों बातचीत में है। इस समय इंग्लैंड की जेलों में बंद है, वहां से भारत को लेकर के जनवरी में संभव है कि यह भारत में आ ही जाए, यह कहा जा रहा है, अनटिल अनलेस कोई और नया दांवपेच वो ना लगा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आपको यहां पर कुछ जाने माने फिल्म एक्ट्रेसेस के चेहरे दिखाई पड़ रहे होंगे, और इन फिल्म एक्ट्रेसेस को जब आप देखते हैं तो देख करके आपके दिमाग में इन्हें एक इमेज क्रिएट होती होगी कि यह व्यक्ति इन फिल्म एक्ट्रेसेस के साथ में क्यों है। आंसर है इनके गले में डला हुआ हार। जी हां साथियों, नीरव मोदी अपने ब्रांड का प्रमोशन कराने के लिए बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मशहूर अदाकाराओं को अपने प्रचार के लिए लेकर आता था। इससे लोगों के अंदर यह समझ बैठती थी कि कैसे संभव है कि इतना बड़ा ब्रांड, या फिर कैसे संभव है कि एक ब्रांड इतने टॉप स्टार्स को अपने साथ लेकर चलता है। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में आप देख सकते हैं कि यह व्यक्ति, अगर आप पहचान रहे हो तो क्वीन एलिजाबेथ के पुत्र के साथ में आपको तस्वीरों में भी दिखाई पड़ता है। साथियों, अपने बारे में यह केवल इतनी सी लाइन बोला करता था कि मैं साल भर में केवल 100-150 ही डायमंड्स बनाता हूं, लेकिन वो एकदम एंटीक डायमंड्स होते हैं और उन्हीं से मेरा काम चल जाता है। दुनिया भर के अंदर जो इसका ब्रांड था वो इसलिए फेमस था क्योंकि ये जिस प्रकार के हीरे बनाता था वो एकदम एंटीक प्रवृत्ति के होते थे, यानी कि उनकी रेप्लिका बनाया जाना संभव नहीं है, ऐसा ये दावा करता था। और एकदम हाई एंड कैटेगरी, जो सबसे महंगे ब्रांड्स खरीद सकती है, उस प्रकार के लोगों को यह टारगेट करता था। खैर आगे चलते हैं, क्या करता था, कैसे करता था वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन इसके इस करने से पीएनबी को 11,400 करोड़ का घाटा हुआ। पीएनबी को इसके ब्रांड से कैसे घाटा हुआ वो पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन जब 11,400 करोड़ दिमाग में आता है तो दिमाग में एक बात और आती है, यार इतने 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, क्या कोई इससे बड़ा घोटाला भी था क्या? था ना। इंडिया में एक सब्जी बेचने वाले ने, जो कि एक आम, किसको क्या कह सकते हैं कि आप एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने द्वारा कभी सब्जी बेच करके, या यूं कहा जाता है कि जिसने अपने द्वारा केवल बहुत ही नॉर्मल फ्रूट सेलर की तरह काम करते हुए भारत को 20,000 करोड़ का चूना लगाया था, उसका नाम था तेलगी। तो वो जो तेलगी है ना, उसकी कहानी मैंने तो आज आपको ये कहानी सुनानी है, नीरव मोदी ने कैसे चूना लगाया। तेलगी की कहानी आप जाकर के कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे कि 10,000 से ज्यादा किताबें ऑडियो बुक के रूप में अवेलेबल हैं। विभिन्न जर्नल्स की किताबें यहां पर अवेलेबल हैं। प्ले स्टोर पर यह एप्लीकेशन उपलब्ध है। 10,000 से अधिक किताबें आपको बहुत नॉमिनल कीमत पर सुनने के लिए मिलती हैं, और इन किताबों को बहुत ही बेहतरीन रेडियो जॉकीज के द्वारा बोलकर सुनाया गया है। और इस एफएम के एप्लीकेशन को आप अपने द्वारा बहुत अच्छे एक्सपीरियंस में, फिर चाहे नोट्स बनाकर, चाहे ड्राइव मोड पर, चाहे स्लीप टाइमर के साथ में यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए न्यू ईयर पर यहां पर एक ऑफर चल रहा है जिसके चलते 1 महीने का जो आपको सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, ये 50% ऑफ के साथ मात्र 49 रुपीज में दिया जा रहा है। करना क्या होगा, आपको मेरा कोड अवस्थी50 लगाना होगा। लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर तेलगी की कहानी सुननी है तो आप जाएं,
और जाकर के इस कहानी को यहां से सुने। तब तक नीरव मोदी की कहानी सुनिए, और अगर कभी डिटेल में तेलगी सुनना हो और मेरे द्वारा पूरा सुनना हो तो हम उस पर भी सेशन कभी कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए आपको नीरव मोदी की कहानी सुनाते हैं। नीरव मोदी, जिसका जन्म 1971 में हुआ, वो व्यक्ति जिसने अपने द्वारा जब ब्रांड स्थापित किया उसका नाम 2010 में अपने नाम से नीरव मोदी रखा। ये व्यक्ति अपने कंपनी का मुख्यालय मुंबई में बनाया और सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया जब दुनिया की मशहूर मैगजीन्स में, जैसे आप किसी राजनेता या किसी एक्टिविस्ट या किसी समाज सेवी का चेहरा जब टाइम्स की मैगजीन पर देखते हैं तो यह लगता है कि हां, शायद इन्होंने कुछ पर्टिकुलर डेंट क्रिएट किया है। सोचिए, दुनिया भर में हीरे जवाहरात की दुकानें सब जगह हैं, उन जगहों में से कोई एक मैगजीन जिसके ऊपर हीरे जवाहरात की तस्वीर छपे, उनमें से प्रमुख मैगजीन है क्रिस्टी और दूसरी है सोथेबीस कैटलॉग। इन मैगजीन्स पर जब फ्रंट पेज कवर छपता है तो बड़ा ही रेपुटेशन वाली चीज को माना जाता है। ऐसे ही व्यक्ति ने अपनी तस्वीरें, अपनी मैगजीन, जो ये मैगजीन थी क्रिस्टी नाम से मैगजीन जो थी, इस पर इसके प्रोडक्ट की तस्वीरें छपा करती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसने अपनी ब्रांड इमेज को कितना ऊपर ले जा रखा था। ठीक है, अब बात यह है कि इसने आफ्टर ऑल किस प्रकार का धोखाधड़ी किया, पीएनबी को किस प्रकार से इसने चूना लगाया। मैंने उपलब्धियों में तो आपको बताया कि ये नीरव मोदी क्रिस्टी और सोथेबीस कैटलॉग में छपा पहला भारतीय जूलर था। गोलकुंडा लोटस नेकलेस के नाम से इसने एक 12.29 कैरेट का गोलकुंडा हीरा, जो कि गुलाबी रंग का था और एकदम एरना ब्रांड कट का हीरा था, उसे इसने क्रिस्टी की हांगकांग के अंदर नीलामी के दौरान बेचा था। इसे उसमें इस पर्टिकुलर चीज के लिए जबरदस्त मुनाफा हुआ था और उस वजह से यह लोगों की सुर्खियों में आ गया था। वर्ष 2017 में तो यह फोर्ब्स की दुनिया की जो अरबपतियों की लिस्ट आई थी उसमें 1234वें नंबर पर यह व्यक्ति अरबपतियों की लिस्ट में विराजमान था और भारतीयों में इसका 85वां स्थान था, जिसकी कुल अनुमानित जो वर्थ थी वो 1.73 अरब डॉलर थी। 2010 में ब्रांड बना है, इससे ज्यादा तरक्की किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2010 में ब्रांड बना है, 2017 के अंदर वो इंडिया के अंदर 85 सबसे अमीर आदमियों में से एक था और दुनिया के अंदर उसकी रैंक जो थी वो 1234वीं रैंक थी। निश्चित ही उसने कुछ तो कारनामे किए होंगे। ये है वो क्रिस्टी मैगजीन जिस पर छपा हुआ उसका ये जो पिंक कलर और व्हाइट कलर का गोलकुंडा हीरा से बना हुआ जो नेकलेस है, ये जब सबसे पहली बार सुर्खियों में आया था तब से लोगों की नजर में नीरव मोदी आ गया था। अपने द्वारा फिल्म स्टार्स के साथ तस्वीरें खिंचवाना, साथ में उनसे अपना एडवर्टाइज करवाना, इसका सबसे प्रमुख तरीका था। उनमें से जो प्रमुख फिल्म स्टार्स थे, जिनमें से प्रियंका चोपड़ा, वो ये मानती थी कि ये एक इंडियन व्यक्ति है जो बाहर देश के बाहर कुछ नाम कमा रहा है, तो इसके साथ जुड़कर काम करना गर्व की बात है। और ऐसी स्थिति में बड़ी मात्रा में इसके प्रमोशंस किए गए। बहुत सारी एक्ट्रेसेस, जिनमें से लीजा हेडोन इसकी प्रमुख मतलब वो रही हैं, वो मतलब एक तरह से स्टार फेस रही हैं। इवन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड जो ब्रांड्स थे उनके साथ भी इसने अपने एडवर्टाइज कराए ताकि लोगों के दिमाग में यह पिक्चर चली जाए कि इसका ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट और कितना महंगा है। अपने द्वारा प्रिंस चार्ल्स के साथ और उनकी पत्नी कैमिला के साथ भी इसकी तस्वीरें साझा की गई, जिससे यह अपने हाई एंड कॉन्टैक्ट्स लोगों को साझा कर सकता था कि देखिए मैं कितना बड़ा व्यापारी हूं और किस तरह से अपने व्यापार में बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर काम करता हूं। अब जब आपको यह बात समझ में आ गई है तो आप इसकी शुरुआत जानना चाहेंगे। साथियों, गुजरात का एक शहर है जिसका नाम है पालनपुर। पालनपुर में डायमंड का आज भी बहुत अच्छे से काम होता है। वहां पर बहुत महीन कारीगरी होती है। डायमंड्स के कट लगाना, डायमंड्स को बनाना वहां पर बड़ी मात्रा में होता है और पालनपुर और सूरत से डायमंड मुंबई में बिकने जाता है। मुंबई डायमंड का एक तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजार है, यूं समझिए। इस व्यक्ति का जन्म भी पालनपुर में ही हुआ था। कहा जाता है कि यह तीसरी पीढ़ी का डायमंड व्यापारी था, डायमंडियर था, यानी इसके बाप दादा भी डायमंड का ही काम करते थे। पैसा घर में ठीक था। इसके जो चाचा हैं, जिनका नाम मेहुल चौकसी है, उनका भारत में एक बहुत बड़ा प्रमुख ब्रांड चलता है जिसका नाम है गीतांजलि। अगर आप में से कुछ लोग जानते हो तो गीतांजलि नाम से भारत का एक प्रमुख ब्रांड है। मेहुल चौकसी वो भी भगोड़ा है, वो भी इस समय यहां नहीं है। 4000 के आसपास स्टोर्स बताए जाते हैं। ये उसका भतीजा था। यानी कहने का कुल मिलाकर मतलब ये है कि ये ठेठे व्यापारी थे, लंबे समय से व्यापार में इन्वॉल्व थे। अब जब ठीक ठाक पैसा था तो स्वाभाविक सी बात है कि इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी घर वाले कुछ डंका करेंगे। तो ये पैदा पालनपुर में हुआ, लेकिन इसकी जो मतलब बड़ा हुआ
तो ये बेल्जियम के अंदर एंट्रूप करके जो जगह है वहां पर इसने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। डायमंड बिजनेस को ये आगे धीरे जाने के बारे में सोचना शुरू किया जब ये 19 साल का था। इसके फादर दीपक मोदी मुंबई शिफ्ट हो गए और अपने अंकल के बिजनेस, जो गीतांजलि वाला बिजनेस था, मेहुल चौकसी, उनके साथ मिलकर के काम करना शुरू किया। मोदी जो है वो यहां से निकलकर वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्विया के अंदर जाकर के पढ़ाई करने जाता है, लेकिन वहां फेल हो जाता है और वहां से लौट करके वो वापस आता है और अपने काम को आगे बढ़ाता है। 2010 के अंदर यह मार्केट में एंट्री लेता है। तरीका इसने बहुत शानदार अपनाया, क्योंकि पैसा था तो पैसे वालों को ही बेवकूफ बनाना था। इसने तरीका क्या अपनाया कि दिल्ली की महंगी कॉलोनियों में से एक डिफेंस कॉलोनी के अंदर इसने अपना नीरव मोदी नाम से शोरूम खोला। इतना ही नहीं, यहां के अलावा इसने मुंबई के अंदर काला घोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अपना शोरूम खोला। इसका ट्रायल था कि मैं दुनिया की सबसे महंगी जगह पर शोरूम खोलूंगा। असल में होता क्या है कि जब आप कोई चीज को महंगा देखते हैं तो महंगा ही देने की चर्चा करते हैं। मुसीबत क्या है ना, हमारे देश में पैकेजिंग को देख करके लोग ट्रीटमेंट देते हैं, कंटेंट के ऊपर कोई पैकेजिंग नहीं देता। अगर पैकेजिंग शानदार है तो हमें लगता है कि प्रोडक्ट भी बढ़िया होगा। यह दुनिया की इस मानसिकता को समझ चुका था। यही कारण था कि इसने दुनिया भर में अपने 17 स्टोर खोले। दिल्ली के अंदर एक, डिफेंस कॉलोनी के अंदर, मुंबई के अंदर एक स्टोर और दुनिया भर में 17 स्टोर खोले, जिनमें से वर्ल्ड की फेमस लोकेशंस में बॉन्ड स्ट्रीट लंदन में इसने अपना शोरूम खोला, MGM मकाऊ के अंदर इसने अपना शोरूम खोला, मैरीन बे सैंड सिंगापुर में इसने अपना स्टोर खोला। यानी कि लोगों के लिए इसका शोरूम में एंट्री लेना अपने लिए एक स्टेटस की बात हो गई। लोग सेल्फी लगाने लग गए कि भाई साहब, हम नीरव मोदी शोरूम में एंट्री कर चुके हैं। आप सोचें, जो व्यक्ति केवल 100-150 हीरे ही साल भर में बेचने की बात करता है, वो कितने का एक हीरा बेचता होगा। मिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर लोगों के पैसे इससे वसूलने आते थे। तरीका इसके पास गजब था। तो भाई साहब, इसने ये कार्यक्रम शुरू किया और इसने जो कार्यक्रम किया उसमें सबसे जबरदस्त जो तरीका था वो इसका था, विदेशी क्लाइंट्स को पकड़ना और उन लोगों से पैसा वसूलना। ये सब चल ही रहा था, कहीं भी कोई दिक्कत आ नहीं रही थी शुरुआत में। लेकिन मुसीबत कैसे आई, अब मैं आपको वो बताता हूं। अचानक पीएनबी की कहानी कहां से आ गई। जो आदमी दुनिया में इतना नाम कमा रहा है, अचानक वो सुर्खियों में कैसे आ गया। पीएनबी अचानक सुर्खियों में कैसे आ गई, अब मैं आपको वो बताता हूं। साथियों, कुछ टर्म्स हैं जैसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ऐसे ही एक टर्म है जिसका नाम है स्विफ्ट बैंकिंग। इन टर्म्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम आपको आगे की तरफ जानकारी देंगे। साथियों, सामान्यतया यदि आप में से कोई भी व्यक्ति बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट लेना और देना करता है तो उसे यह तो अच्छे से समझ में आता होगा कि बैंक्स में पेमेंट करने के लिए आपको अकाउंट नंबर पता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप मुझे मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो या तो आपको मेरी यूपीआई आईडी पता हो, जो कि एकदम आइडेंटिकल यानी यूनिक होती है, ऐसे ही या आपको मेरा अकाउंट नंबर पता हो बैंक नेम के साथ, तभी तो आप मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही अगर आपको किसी भी बैंक में देश के अंदर ट्रांसफर ऑफ मनी करना है तो हर बैंक का अपना आईएफएससी कोड होता है और हर बैंक का अपना ब्रांच कोड होता है, उसी से आईएफएससी कोड फैच कर लिया जाता है। इस वजह से आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी देश में तो बन जाती है। कौन से बैंक में जाना है, अकाउंट नंबर पता हो और साथ में उस बैंक का आईएफएससी कोड और नेम पता हो, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। विचार करिए, ये तो इंडिया की बात है जहां पर हजारों की मात्रा के अंदर बैंक की ब्रांचेस हैं, कई बैंक देश के अंदर सरवाइव करती हैं। सोचिए कि अगर कोई देश दूसरे देश के अंदर बैंक है तो आप पैसा कैसे ट्रांसफर करेंगे। अब आप कहेंगे, क्यों, उस बैंक का अपना आईएफएससी कोड नहीं होगा क्या? क्यों भाई, जरूरी है क्या आप ही की तरह उन्होंने भी सिस्टम अपना रखा हो? क्यों सर, उनके अकाउंट नंबर नहीं होगा क्या? जरूरी है क्या आप ही की तरह अकाउंट नंबर उन्होंने अपना रखा हो? बड़ी दिक्कत है ना। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक टेक्निक लाई गई। उस टेक्निक का नाम था स्विफ्ट टेक्निक। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है जब हमने रशिया यूक्रेन क्राइसिस आपसे डिस्कस किया था। आपको याद होगा, वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया को स्विफ्ट टेक्निक से ही बाहर कर दिया था। अर्थात ये एक ऐसी इंटरनेशनल टेक्निक है जिसके माध्यम से दुनिया भर की बैंक एक दूसरे के साथ स्विफ्ट कोड बताकर पैसा ट्रांसफर करती हैं। मतलब समझिए, अभी जैसे अपन अकाउंट नंबर बता के पैसा ट्रांसफर करते हैं, अगर आपको मान लीजिए इंग्लैंड की किसी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है तो आपको सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, लेकिन स्विफ्ट कोड भी बताना पड़ेगा। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कोड की जरूरत होती है। आ गई बात समझ में? यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेमेंट का जो सार्वजनिक तरीका है
उसे हम स्विफ्ट तकनीक कहते हैं। ज्यादा डिटेल चाहिए तो स्विफ्ट टेक्निक डाल के अंकित अवस्थी सर्च मार देना, मैंने डिटेल वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए। अब मान लीजिए कि मैं इंडिया में रहता हूं। अच्छा, बाय द वे, बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई थी, अगर एक बार के लिए दिमाग में आपके ये आ जाए तो आज की कहानी समझना थोड़ा आसान लगेगा। कैसे? बैंकिंग की शुरुआत बहुत आसान भाषा में समझे तो ऐसे हुई थी कि पहले व्यक्ति अपने पास से पैसा लेकर जब व्यापार करने जाते थे तो रास्ते में लूट का बड़ा खतरा रहता था। मान लीजिए कोई व्यक्ति जयपुर राजस्थान से चल करके बंगाल तक जा रहा है, कोलकाता तक जा रहा है, अपने हाथ में हार्ड अर्न मनी लेके जा रहा है। संभव है कि रास्ते में कोई लुटेरा मिल जाए, हो सकता है कोई ट्रेजेडी हो जाए, और कुछ नहीं तो उसके हाथ से ही धन गिर जाए। तो व्यापार में ये बड़ी असुविधा होती थी। बैंकिंग की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। इसमें किया क्या जाता था? हुंडी की प्रथा सबसे पहले शुरू हुई थी, जिसमें आप अपना पैसा इस जगह बैंक में जयपुर में जमा कराइए और यहां से एक पहचान पत्र ले जाइए, कोलकाता जाकर के उस पहचान पत्र को दे देना, वो आपको वहां पर पैसा पहुंचा देंगे। यानी दोनों शहरों के अंदर अपनी अपनी शाखाएं खुल गई, लोग आपस में एक दूसरे के साथ व्यापार करने लग गए। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी। देश के अंदर तो चलो पैसा भी बैंक अपनी सुरक्षा के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते होंगे, लेकिन अगर मैं मान लो हांगकांग में बैठा हूं या मैं बैठा हूं न्यूयॉर्क में, तो अब पैसा कैसे पहुंचाओगे? तो इसके लिए फिर तरीके अपनाए गए। तरीके क्या अपनाए गए? मान लो कि मैं अंकित अवस्थी यहां से निकल करके, कहां से? इंडिया से बाहर निकल करके न्यूयॉर्क गया और मुझे वहां पर पैसे की जरूरत पड़ी, तो मैं भाई एयरपोर्ट में बैग में भर करके बिलियंस ऑफ डॉलर थोड़ी लेके जाऊंगा। हालांकि मेरे पास हो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बाई चांस अगर मान लो ऐसा हुआ कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं बोले क्यों जा रहा हूं, बोले वहां जाके डायमंड खरीदूंगा, तो भाई रास्ते में आपको पहले अथॉरिटीज रोक लेंगी, पहले तरीका बताओ कहां से ला रहे हो, फिर उतने ही चैलेंजेस, आप कहां रखोगे इतना पैसा? तो फिर इसका तरीका निकला, बैंक्स ने आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट किया और कहा कि क्यों ना अपन एक तरीका अपनाएं कि जो व्यक्ति है जिसको बाहर जाकर पैसे की जरूरत पड़ेगी, उस व्यक्ति को हम अपनी तरफ से एक लेटर हाथ में दे देंगे। उस लेटर का नाम होगा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में हम ये बात लिख देंगे कि आप जब इस पत्र को किसी बैंक को दिखाएंगे तो वो बैंक के कर्मचारी इस बैंक से पूछकर कि क्या आप ही ने यह पत्र दिया है, उस व्यक्ति को उसी देश में पेमेंट कर देंगे। आई बात समझ में? यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यदि आपको पैसे की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं है कि आप जेब भर के यहां से लेके जाएं, आप वहां की उनकी बैंक से भी पैसे निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी देश वाली बैंक ये कहे कि हां सर इसको पैसे आप दे दो, यहां से ट्रांसफर हम कर देते हैं। क्लियर? देश में जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापारी हैं वो सामान्यतया यही तरीका अपनाते हैं जब विदेशों में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है। फिर मसला कहां फंसा? मसला कहां फंसा? अब यहां पर बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नीरव मोदी ने क्या किया कि पंजाब नेशनल बैंक के जो डीजीएम लेवल के व्यक्ति थे उनको साठगांठ करके सेट किया। क्या सेट किया? कि आप तो मुझे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दे दो, मैं बाहर जाकर के पैसे लूंगा, उससे माल खरीदूंगा, जब माल बिक जाएगा मैं आपका पैसा जमा करा दूंगा। ये कुछ कुछ वैसा ही नहीं लग रहा आप लोगों को? एक स्कैम मूवी जिसके ऊपर बनी थी, व्यक्ति के ऊपर जिसने कि बहुत बड़ा घोटाला किया था, हैं? कुछ वैसा ही घोटाला आपको यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है कि पीएनबी से उसने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ली, अंडरटेकिंग लेकर के दूसरी बैंक में गया और जाकर के वहां से पैसे निकाल लिए। इंटरेस्टिंग बात देखिए, पीएनबी वाले स्विफ्ट तकनीक के माध्यम से यह कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि हां साहब पैसा आपने दे दिया। पीएनबी वाले मान रहे हैं कि जब नीरव मोदी जैसा आदमी यह काम कर रहा है तो गलती होने की गुंजाइश ही नहीं है, और जब गलती होने की गुंजाइश नहीं है तो फिर क्यों स्ट्रेस लेना, जाने दो पैसा। आई साहब, यहीं से कृपा उलटना शुरू हुई। यानी जो पूरी की पूरी फसाद की जड़ बनी वो थी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसमें पीएनबी बैंक के उप महाप्रबंधक स्तर के कर्मचारी इन्वॉल्व थे, जो कि अपने ही लेवल पर एलओयू दे करके दूसरी बैंकों को पैसा दे रहे थे। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न कौंधेगा, और वो ये, सर ऐसे तो फिर बड़ा नुकसान संभव था, ऐसे तो पूरी पीएनबी बर्बाद हो जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि यह घोटाला पीएनबी के स्तर पर ज्यादा बड़ा शुरुआत में नहीं चला। पीएनबी में जो शुरुआती एलओयू निकले थे वो कम से कम 200-300 करोड़ के आसपास के ही थे। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट तब बना जब यह घोटाला उजागर हुआ और पीएनबी ने सेबी को जाके बताया कि मेरा तो 11,400 करोड़ का नुकसान हो गया। आपके दिमाग में अचानक आएगा,
बैंक के पास और 11,400 करोड़ निकल जाएं और बैंक को पता ना चले? सही सोच रहे हैं आप। असल में घोटाले के अंदर जो शुरुआती रकम बाहर आई निकलकर, वो रकम ज्यादा नहीं थी। रकम जो बाद में इमेज की खराबी होने से हुई कि पीएनबी में घोटाला हो गया है, उसकी वजह से जो मार्केट वैल्यू पीएनबी की डाउन हुई, मार्केट के अंदर से लोग निकल के भागे, उसकी वैल्यू 11,400 करोड़ पहुंच गई। और उसका पैसा वसूलने के लिए नीरव मोदी के घर पे बुलडोजर चल गया, यूं समझो आप। भाई साहब, अब तक बैंक वालों ने बहुत सारे एक्ट हैं, बताऊंगा अभी, उनकी वजह से पैसे निकाल लिए, बहुत बड़े पैसे निकाल लिए। खैर, तो फिलहाल के लिए आपको यह बात समझ में आ गई। तो स्विफ्ट तकनीक और एलओयू, ये बहुत बड़ा फसाद का मुद्दा था। एलओयू क्या है, कैसे है, ये सब मैं लिखित में आपको दे रहा हूं, टेक्निकल भाषा में। आपको हमारा बीबीके का ही, बातें बाजार की का ही टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस पर यह कंटेंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, स्विफ्ट तकनीक क्या होती है, यह भी आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा, मैंने लिखित में दे दिया है। उसके बाद सवाल बना कि क्या पीएनबी ने कभी अपने कोर बैंकिंग सिस्टम में इस बात को नहीं तलाशा कि आफ्टर ऑल मुसीबत निकली कहां से है? तलाशा। कैसे तलाशा? भाई साहब, कुछ समय तक तो वही बड़े कर्मचारी चलते रहे पीएनबी में। ट्रांसफर 2017 के अंदर होता है, नए कर्मचारी आते हैं। नए कर्मचारियों से नीरव मोदी के कर्मचारी जाकर कहते हैं, सर वो एलओयू देना। उस कर्मचारी ने कहा, क्यों, कैसे दूं आपको मैं एलओयू? बोले, सर देते आए हो। उस बैंक कर्मचारी का दिमाग एकदम ठनका। बोले, यार देते आए हो से क्या मतलब है? एलओयू देने के लिए सामने वाली बैंक का स्विफ्ट कोड ला के दो। बोले, नहीं सर आप तो दे दो, पैसा ट्रांसफर पहले से होता आया है। कब से होता आया है? सर 2010 से चल रहा है ये काम। तो बहुत बढ़िया, आ जाओ भाई साहब। इस तरह से जो ट्रांसफर होकर के नया कर्मचारी आकर के बैठा, उस व्यक्ति ने, जब उससे पूछा गया कि सर पैसे दे दो, तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों? बस खेला वहीं से हो गया। और पीएनबी ने घोटाले की घोषणा कर दी कि भाई साहब ये तो बड़ा कांड चल रहा है, बहुत लंबे समय से किसी व्यक्ति को पैसे दिए जा रहे हैं बिना गारंटी के, बिना स्विफ्ट कोड के, और वो पैसे से व्यापार कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। पीएनबी ने अपने द्वारा कुल घाटे की वैल्यू बताई 11,400 करोड़ की। वजह मेरा तो इतना नुकसान हो गया। वैसे तो 280 करोड़ रुपए के आसपास के ही एलओयू बनाए गए थे, लेकिन जब मामला उजागर होकर बाहर आया तो शेयर मार्केट में धड़ाम से वैल्यू नीचे आती है, लोगों में भगदड़ मच जाती है कि हाय तौबा हो गया। भाई साहब, पीएनबी ने इस पूरे पैसे को उसी से वसूला है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के बात अब यह है कि आरबीआई ने, इसका प्रभाव यह निकला कि सभी बैंकों से कह दिया है कि अब कोई भी बैंक किसी को भी एलओयू नहीं देगा ओवरसीज क्रेडिट के लिए। अब हम एलओयू का सिस्टम ही खत्म कर देंगे। आरबीआई सबको मैसेज दे देकर पूछ रही है, पैसा कितना किसके पास है, जानकारी दो। नीरव मोदी ने इस प्रकार से एलओयू का उपयोग करके 1213 फ्रॉडलेंट गारंटीज 6 साल के अंदर प्राप्त की थी। यह कालखंड उसका 2011 से चल रहा था। 17 के अंदर जब चीजें परिवर्तित हुई तब उजागर हुआ, और वो उस समय जानकारी बाहर निकलते ही फरार हो लिया। यानी एक प्रकार से पंजाब नेशनल बैंक ने सीबीआई के पास शिकायत करके सारी बातें बताई कि नीरव मोदी की फायर स्टार इंटरनेशनल सोलर एक्सपोर्ट, स्टेलर डायमंड, डायमंड आरएस, ये सब पैसे हमसे लिया करते थे, और उनका तरीका क्या होता था वो इन्होंने यहां पर अपने द्वारा बता दिया है। 2019 में मुंबई की अदालत ने इसे भगोड़ा घोषित किया। भगोड़ा घोषित होने वाला देश का दूसरा आर्थिक अपराधी बना। नीरव मोदी हांगकांग भाग गया था अप्रैल 2018 में, और वहां से फिर ये अमेरिका और यूके पहुंचता गया। इसने अपने सारे लोगों को यहां से निकाल करके इजिप्ट में सेट कर दिया, और इसको बहुत सारे देशों में से यह ऑफर तक आया कि आप यहां आकर रह सकते हो, कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होगी। फाइनली ये यूके जाकर के शरण लिया। फिलहाल ये यूके में ही बैठा हुआ है। इसके खिलाफ देश ने कानून बनाया, फ्यूगिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर बिल 2018, जिसके चलते 100 करोड़ रुपए से अधिक के जो आर्थिक अपराधी हैं उनके सामानों को बेचकर पैसा वसूला जाएगा। तभी इसी बिल के अधीन कार्य करते हुए सरकार ने, और अब तक इस प्रकार के जो आर्थिक भगोड़े हैं इनसे लगभग 13,000 करोड़ रुपए वसूल लिए हैं बैंकों ने। चाहे वो माल्या हो, नीरव मोदी हो, चाहे चौकसी हो, इनका बड़ी मात्रा में माल बेच करके पैसा वसूला जा चुका है। फिलहाल के लिए इसकी गिरफ्तारी बाकी है। ये लंदन की, मतलब ब्रिटेन की जेल में बंद है। इंडिया में इसकी आने की तैयारियां हैं। उम्मीद 16 दिसंबर को भी न्यूज में थी,
दिसंबर 16 2022 को कि ये किसी भी महीने ये इंडिया पहुंच सकता है, प्रत्यर्पण होकर के इसे जेल में डाला जाएगा। फिलहाल ये साइकेट्रिस्ट की मदद के साथ काम कर रहा है। इसके जो चाचा हैं मेहुल चोकसी, उनके बारे में सुनने में आया है कि वो डोमिनिका जगह नामक जो जगह है वहां पर एंटीगुआ डोमिनिका में छुपे हुए हैं और वहां से उनको भी लाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल के लिए उसे रोजाना वकील से मिलने की इजाजत दी जाएगी। उसकी कोर्ट में जहां पर वो रहेगा उस खोली के अंदर कोई और भी रहेगा। आत्महत्या के सारे इंस्ट्रूमेंट वहां से हटा दिए गए हैं। यह है अभी तक का पूरा अपडेट। साथियों, जितने भी अभी तक भगोड़े निकले वो कहीं ना कहीं जाकर के छुपे ब्रिटेन में ही हैं। उन ब्रिटेन के साथ में इनको क्या पुराना नाता है ये नहीं पता। शायद इन्हें लगता है कि ब्रिटेन ने भी तो लूटा ही था और हम भी जाकर उन्हीं के पास अगर छुप जाएं तो इसमें बुराई क्या है। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। और जो मैंने आपसे अभी कहा कि इसी प्रकार से तेलगी की कहानी कि उसने 20,000 करोड़ का नुकसान भारत को कैसे पहुंचाया था, उस कहानी को आप लिंक मैंने दिया है कमेंट बॉक्स में, वहां जाकर सुन सकते हैं। आप में से बहुत से साथी मेरे अभी तक कुकू FM डाउनलोड कर चुके होंगे, आप जाकर वहां से सुन सकते हैं। 50 रुपए में यानी 49 रुपए में अवस्थी 50 कोड लगाने से आपको एक महीने के लिए 10,000 किताबें सुनने के लिए मिलती हैं। आप उसको जाकर एक्सेस कर सकते हैं। धन्यवाद। यूज माई रेफरल कोड अंकित 50 टू अवेल 50% डिस्काउंट ऑन कुकू FM